अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की चुनावी बैठक में बड़ा फैसला, आरएसएस में बड़ा बदलाव। दत्तात्रेय होसले बोले को सरकारी वाह की सौंपी जिम्मेदारी, भैयाजी जोशी की ली जगह। खड़गपुर में बरसे पीएम मोदी, कहा खड़गपुर इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत की पहली आईआईटी, इस भूमि का बढ़ाते हैं गौरव। तो वहीं बंगाल की सीएम ममता का केंद्र पर निशाना, कहा बीजेपी और मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फिर साधा निशाना, कहा सरकार ने बढ़ाई सिर्फ मित्रों की कमाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और मैं हूं पवन पांडे। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक बड़ी खबर है। यहां एक केमिकल कंपनी में ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और एक घायल भी बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी कंपनी में 40 से 50 लोगों के फंसे होने की आशंका ये जताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कंपनी में ब्लास्ट सुबह करीब 8:30 बजे हुआ, जिसके बाद आग लग गई और वहीं दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो महाराष्ट्र से खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से बड़ी खबर। तो ले चलते हैं सीधी लाइव तस्वीरों पर, जहां यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बनाते हैं सब ये बनता है, मार्केट वगैरह मिल जाता है इसका। कितने कारीगर है? 12-15 कारीगर है। इसके बाद हमारे उद्यमी जिनको बोला गया है सब लोग बारी बारी से आएंगे। दीपक कारीवाल अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, सनूप साहू उद्यमी, डॉक्टर कार्य समिति सदस्य सहकार भारती, वर्षा श्रीवास्तव उद्यमी, मधु जी सेवा भारती प्रांतीय अध्यक्ष। उस उद्योग को 2016 में हमारे हो गया था। इसका नाम सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। ना नहीं रखा जा सकता, उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये योजना कोई नाम अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी। हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। मेरे लिए राशन माफिया को दूर करके गरीबों तक राशन पहुंचाना व्यक्तिगत स्तर के ऊपर मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमियत रखता है। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था।
उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया। दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। वहाँ झुग्गियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और अब हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया। तो पिछले 3-4 साल से मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के ऊपर लगा हुआ हूं कि किस तरह से राशन गरीबों तक, साफ सुथरा राशन, अच्छा राशन ईमानदारी से पहुंचे। और तब हमने इस योजना को, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को 3-4 साल पहले शुरू किया था। पिछले 3-4 साल में काफ़ी तकलीफें आई, काफ़ी अड़चनें आई। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। जाहिर तौर पे जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग माफिया है, वो बहुत ताकतवर माफिया है, उसके बड़े लिंक्स हैं, चारों तरफ उसके नेटवर्क है, वो इतनी आसानी से करने नहीं देगा। पिछले 3-4 साल से मैं मशक्कत कर रहा हूँ इस माफिया से लड़ने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस योजना को लागू कराने की। अब जबकि हमारा 20-22 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा था कि हम एक्चुअली लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने में सफल हो रहे थे, तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया। लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन। चुनाव प्रचार के लिहाज से आज शनिवार का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 चुनावी रैलियों में पहली रैली बंगाल के खड़गपुर में हुई, जहां पर पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। तो पीएम मोदी ने इसी दौरान कहा कि बंगाल ने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया है। पिछले 70 साल में यही देखा है और हमें 5 साल का मौका दीजिए, 70 साल की बर्बादी को मिटाकर रहेंगे। जनसंघ का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे, इसीलिए अगर यहाँ सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो है बीजेपी। बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार विचार, व्यवहार और संस्कार है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है कि बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार। हम चाहते हैं कि गांव और गरीब का बच्चा और भी आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, किसी कंपनी का सीईओ बन सके। आप मुझे बताइए भैया, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा भी इंजीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब की बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन भाषा के कारण उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। हमने कहा है गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसलिए उसकी भाषा में हम पढ़ाएंगे और उसको डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन दीदी को तो इसका भी विरोध है। दीदी की सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मना कर रही है, आना कर रही है। दीदी को पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं के भविष्य की
उनके कैरियर की कोई चिंता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह वेबिनार में हिस्सा लिया और प्रदर्शनी का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारे शिक्षण संस्थान केवल ज्ञान तक ही सीमित ना रहें, बल्कि ज्ञान विज्ञान की औपचारिकताओं से ऊपर उठकर अपनी परंपरा, संस्कृति और इतिहास बोध से भी जुड़ सकें। ये आज की जरूरत है। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि अपनी परंपरा, संस्कृति की विरासत को विस्मृत करते हुए व्यक्ति त्रिशंकु की तरह झूल तो सकता है, लेकिन त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता। हमारे शिक्षा के केंद्र अगर त्रिशंकु बनकर झूलते हुए दिखाई देंगे तो वे समाज और लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और आहार नियंत्रण में है तो व्यक्ति अपने को आधी बीमारियों से तो वह स्वयं ही मुक्त हो जाता है। हमारा गलत खान पान, नियम और संयम से न रहना, यह व्यक्ति की आधी से अधिक बीमारियों की जड़ है। व्यक्ति समय पे जागे, समय पे सोए, समय पर भोजन ले, समय पर अपना जो भी हो, एक संयमित दिनचर्या अगर उसकी है तो बीमारियों की आधी समस्या का समाधान तो उसने स्वयं ढूंढ लिया है। देश काल और परिस्थिति के कारण अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए छठे क्षमा से काया प्रतिभा, यानी जो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको हठयोग में उन्होंने खटकर्म कहा, धोती, बस्ती, नेति, नौनी, त्राटा, कपाल भांति की जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं ये सारी काया शोधन की क्रियाएं हैं। शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निमित्तम च पटस्थम सप्त साधनम, ये 7 साधन जो उन्होंने हठयोग की साधना के बताए हैं, यानी ये व्यवहारिक दृष्टि से प्रारंभिक आधार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर हैं। भारत के 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में आज बैठक हुई। इस बैठक में भारत और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद भारत और अमेरिका की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर ही सहमति हुई है। हमारी आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर केंद्रित थी। हमने हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोआ, कॉमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। मैंने एरो इंडिया 2021 में अमेरिकी उद्योग की भागीदारी के लिए सेक्रेटरी ऑस्टिन को अपनी। वहीं बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में अहम फैसला हुआ है। संघ में सरकार कार्यवाह का चुनाव हो गया है। आपको बता दें, जिसमें सुरेश भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले को सरकार कार्यवाह की जिम्मेदारी दी गई है। दत्तात्रेय होसबोले 2009 से सह सरकार्यवाह का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। नए सरकार्यवाह की जिम्मेदारी दत्तात्रेय होसबोले को मिलने के साथ ही माना जा रहा है कि संघ के प्रमुख पदों पर कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। सुरेश भैयाजी जोशी पिछले 12 साल से यानी 2009 से संघ के सबसे महत्वपूर्ण सरकार्यवाह के पद दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। वर्ष तक वो अपने सरकार्यवाह इस नाते निर्वाचित हुए हैं। अभी आप सबके सम्मुख बातचीत के लिए ये उनकी एक ऐसे ऑफिशियल सरकार्यवाह की पत्रकार वार्ता नहीं है, वो बाद में करेंगे। लेकिन सरकार्यवाह के नाते पहली बार आप हम सबसे बातचीत करने वाले हैं, इस बैठक के संदर्भ में करेंगे। इस बैठक में गत 3 वर्ष की हमने समीक्षा भी की है।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई भी बीजेपी को नहीं देखना चाहता है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उनकी तो परंपरा ही रही है, कभी वो रामायण को बीच में लाते हैं, कभी महाभारत को लाते हैं, कभी मुगलों को लेकर आते हैं। तो जैसे को तैसा वाला खेल वहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि बंगाल अब एक नई बहार देखना चाहता है और निश्चित तौर से कांग्रेस गठबंधन भी, जो लेफ्ट का गठबंधन है, वो भी मजबूती से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बंगाल में जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा। भाजपा तो निश्चित तौर से उनकी बेहतरी के लिए बंगाल में। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने मंत्री राम सूरत राय को गुंडा बताया है। मंत्री के गांधी मैदान में फरिया लेने वाले बयान पर तेज प्रताप ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सब लोग गुंडे हैं, लेकिन गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। सदन में आकर बकबक करते हैं, जनता के बीच जाएंगे तो जनता सबक सिखा देगी। पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हर चीज की वंचित किया जाता है, हर चीज से वंचित किया जाता है और जनता के सवाल पूछने पर सत्ता पक्ष तिलमिला जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। और वहीं तेजस्वी यादव ने साथ ये भी कहा कि बिहार सरकार के 64% मंत्री दागी हैं और इनमें से 14 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। और आपको बता दें कि एडीआर संस्था ने रिपोर्ट भी जारी की है और वहीं विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी सबूत के साथ देंगे। हमारा आरोप बिना तथ्य के नहीं होता है और राम सूरत राय मामले में सब कुछ मीडिया में बताया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पारू के बीजेपी विधायक अशोक सिंह ने भी स्वीकार किया है कि स्कूल मंत्री जी का है। सवाल यह है कि मंत्री या मंत्री के भाई को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। पटना बाईपास में शराब मिली तो वहां थाना खुल गया, मंत्री जी की जमीन पर थाना क्यों नहीं खोल रहा। मंत्री जी ने सदन में झूठ बोला, सदन को मिसगाइड किया। तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार को कोरोना वैक्सीन को लेकर सबको एक समान देखना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र को कोरोना वैक्सीन ना मिले। को सबसे ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र की जो कोरोना संदर्भात को उसको जो प्रमुख है डॉक्टर शशांक जोशी ने भी यही कहा है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी दिल्ली में जाकर यही कहा है। हमारे सरकार ने भी मोदी जी से बातचीत चल रही थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद में, वही बात कही है। मुझे लगता है कि सभी राज्यों
समान। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि वो खुद हंसी के पात्र हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तोल मोल के बोल न बोलने का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी के जो पूरी की पूरी सियासत है उसमें झोल आ गया है। अब कहां से चलाना है? अरे भाई, तुम्हें डेमोक्रेसी पे विश्वास है, तुम्हें लोकतंत्र पे के साथ साथ जो है संविधान पे विश्वास है कि नहीं है? तो इस तरह की बेवकूफी की बातों का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बल्कि वो खुद। बिहार चुनाव के बाद बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को लगातार झटके लग रहे हैं। आपको बता दें कि अब इनके बंगाल इकाई के अध्यक्ष जमीरुल हुसैन ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की है और वह ममता बनर्जी का साथ देंगे। उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी की उम्मीदवारी का समर्थन करने की घोषणा भी की है। बंगाल में AIMIM के अध्यक्ष रहे जमीरुल हसन अब इंडियन नेशनल लीग के बंगाल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लीग 1994 तक मुस्लिम लीग के साथ थी। पंजाब के मोगा के गांव मानूकू में 2 नौजवान लड़कियों की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हथियार और साथ ही वाहन समेत धर दबोचा है। आपको बता दें कि आरोपी उसी गांव के सरपंच का बेटा है और जिस गांव में उक्त दोनों लड़कियां रहती थी। जिला पुलिस प्रमुख हरमनवीर सिंह गिल ने बताया कि बीते दिनों 2 नौजवान लड़कियों की 35 वर्षीय एक नौजवान ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मोगा पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने बताया कि गांव शेखा पुलिस थाना समालसर जिला मोगा की रहने वाली अमनदीप कौर और कमलप्रीत कौर दोनों बहनें थीं। यूपी के जालौन में थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 पर सवारियों से भरी तेज रफ्तार प्राइवेट शताब्दी बस पलट गई है। आपको बता दें कि इस घटना में 15 सवारियां घायल हो गई हैं और आपको ये भी बता दें कि सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। तो वहीं घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह का ये कहना है कि नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी बस हादसे में 1 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हुई है। यात्रियों से पूछताछ में पता चला है कि ड्राइवर शराब के नशे में धुत होकर बस चला रहा था। यात्रियों ने ड्राइवर के नशे में होने का आरोप लगाया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया है। बस पुणे से बस्ती गोरखपुर की तरफ जा रही थी। शेष यात्रियों को दूसरी बस उपलब्ध करवाकर भेज दिया गया है। ये सरस्वती है जगह NH 27 पे ये घटना, ये बस पलट गई, ड्राइवर की लापरवाही सो गया और इसमें करीब 15 आदमी अभी तक हमारे पूरा नफरी मिलाए गए। हम घायल हैं, सारे लोगों को मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया। हमारी पुलिस टीम तत्काल पहुंची है, पूरी कालपी की फोर्स है, सदर की फोर्स है, हमारे CO सिटी साहब आए, मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, एम्बुलेंस आ गई है, सारी पुलिस की गाड़ियाँ हैं सर और सब शेष सुरक्षित हैं। उनको आगे हम होटल में व्यवस्था भी कर दी है, बस की व्यवस्था कर दी। जो शेष है उनके सामान वगैरह की निगरानी गिन करके हम। देश की राजधानी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग ओखला सब्जी मंडी में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और इस दौरान लोग बिना मास्क और सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों का ये कहना है कि कोरोना और बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान है। महानायक अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। अमिताभ को यह सम्मान शुक्रवार 19 मार्च की शाम एक वर्चुअल कार्यक्रम में हॉलीवुड फिल्म मेकर्स मार्टिन स्कोर्सेसे और क्रिस्टोफर नोलन से प्राप्त हुआ। तो अमिताभ बच्चन इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय हैं और उनसे पहले ये सम्मान अभी तक किसी को नहीं मिला है। और आपको ये भी बता दें कि FIAF कार्यक्रम में हर साल फिल्म जगत से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाता है जो किसी न किसी तरीके से फिल्म से जुड़ी चीज़ों को सहेजने में मदद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा, इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक कल से 24 मार्च तक मौसम के खराब रहने की संभावना है। मध्यवर्ती क्षेत्र और निचले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 21 मार्च से मौसम के खराब रहने की संभावना है।
और 21 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसका असर 22 और 23 मार्च को ज्यादा रहेगा। आपको बता दें कि मध्यवर्ती क्षेत्रों में जोरदार बारिश होगी, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाली और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आएगी और वहां 25 मार्च के बाद से मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश में वेदर खराब हो सकता है। 21 तारीख से वेदर जो खराब होने की पॉसिबिलिटी है। 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगह है स्कैटर्ड बेसिस पे बारिश हो सकती है और ऊपर के इलाकों में हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका वहाँ पे स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है। और इसका इफेक्ट जो है 22 और 23 तारीख को ज़्यादा रहेगा। 22 और 23 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जो मोस्ट प्लेसेस एरिया है जहाँ पे बारिश होगी और जो निचले इलाके हैं इसमें बारिश के साथ जो कुछ एक जगह पे हेल स्टॉर्म हो सकता है, थंडर के साथ लाइटनिंग होने की भी पॉसिबिलिटी है। और जो ऊपरी इलाके होंगे, जो हाई रिचेज वाला इलाका है जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हाई रिचेज वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो स्नोफॉल भी हो सकती है। तो इन्हीं दिनों में जैसे 22 और 23 तारीख को कुछ एक इलाकों में हैवी बारिश जाए। तो खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।